अब काम करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ केआर चोक्सी होल्डिंग्स के देवेन चोक्सी जुड़ गए हैं। देवेन जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज मार्केट इस समय एकदम वन वे रैली में, और इस मार्केट में अब आपका व्यू क्या होगा? आप क्या रिटेल इन्वेस्टर्स जिसने इस पूरी रैली को अच्छे से अप्रोच किया, डरा नहीं करेक्शन में, डरा नहीं एफआई की सेलिंग से, एसआईपी नहीं तोड़े, लगातार बाइंग कंटिन्यू की, और पहली बार शायद हमारी हिस्ट्री में रहा होगा कि एक रिटेल ने पूरी रैली में पार्टिसिपेट किया है। अब आपका व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक बहुत अच्छी मैच्योरिटी के साथ रिटेल इन्वेस्टर आज की तारीख में मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपने जो सही बताया कि फरवरी और मार्च मंथ के अंदर जो फंड्स विड्रॉ हो रहे थे उस समय के अंदर हमारे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बरकरार रहा, और एट द सेम टाइम जब भी अप्रैल और मई महीने के अंदर मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली आई, पर्टिकुलरली मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, और इवन पार्टली इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो। तो ये जो रैली है उसके अंदर मिड कैप इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक भी किया है। आई थिंक एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी का कारण है कि आप नीचे के टाइम के अंदर मार्केट में डगे नहीं हो, लिए भी माल परचेज भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया है, और जब भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करने का अवसर आया तो आपने प्रॉफिट भी बुक किया है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ में आज की तारीख में देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर दे आर बाइंग इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, कि जहाँ पे लास्ट 2-3 महीने के अंदर इतना मार्केट के अंदर वो लार्ज कैप कंपनीज का जो पार्टिसिपेशन नहीं था। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर हैज नाउ स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग आल्सो इनटू द लार्ज कैप कंपनीज। Maybe I think some of the companies are news driven, some of the companies are suggesting fundamental prospects, I think which are far better than before. तो वो हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टमेंट का दौर चालू है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स पुट टुगेदर, आई थिंक द लार्जर प्रेफरेंस वुड बी ऑन टू द बिगर कंपनीज एटलीस्ट टू बिगिन विद, क्योंकि आई थिंक यहाँ तक मैं देख रहा हूँ आई थिंक सो द बिगर कंपनीज आर शोइंग द साइंस ऑफ अ मच बिगर पिक्चर as far as their profits are concerned in current year and the next year, be it Hindustan Lever, be it Reliance, be it I think even HDFC Bank combined, सिमिलर सच काइंड ऑफ बिजनेस के जहाँ पे आई थिंक आगे का दौर जो है वो प्रॉफिट का ग्रोथ का दौर बहुत सुरक्षित और बहुत बड़ा दिख रहा है। तो आई थिंक दैट इज वेयर द पार्टिसिपेशन इज कमिंग इन अ बिग वे। देवेन जी, आपने बात की एचडीएफसी बैंक की। ये जो रीसेंट मूव आया एचडीएफसी बैंक का, कंबाइंड एंटिटी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि वो एक कंबाइंड लेवरेज का इम्पैक्ट आएगा एचडीएफसी बैंक में, और जब ये सिंगल एंटिटी एज बैंक ट्रेड करेगी तो क्या ये यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है? यस, आई थिंक दिस आर सम ऑफ द वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अनुज। जो हिसाब से एचडीएफसी बैंक कंबाइंड होके उनकी जो साइज है बैंक की वो साइज बढ़ रही है। I think the combined AUM of around 20 to 23 lakh crore in current year, reaching up to 45-50 lakh crore at the rate of 20% growth in next 4.5 years. I think it's suggesting that I think this bank will probably will go miles before I think it starts giving a moderate growth. तो उसका एक रीजन ऐसे भी बनता है कि इकोनॉमी के साथ में कारोबार जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 3-4 साल के अंदर $5 ट्रिलियन के आगे जा रही है, और एट द सेम टाइम 2035 के अंदर करीबन 10 से $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। तो ये जो दायरा है उसके अंदर आई थिंक सम ऑफ द लार्जर बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक कंबाइंड और इवन एसबीआई, जिनकी एयूएम की साइज बड़ी है, उनके लिए आई थिंक कारोबार अच्छी तरह से सुरक्षित दिख रहा है। प्लस दिस बैंक्स हैव प्रूवन मैनेजमेंट, दे आर प्रूडेंट इन देयर एक्सपोजर इन देयर लेंडिंग, and at the same time they're using technology better than what they have been using up till now. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक समय के साथ में ये बैंक के अंदर आई थिंक अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए। आई एम पर्टिकुलरली बुलिश अबाउट इट। आई एम केयरफुल एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इमीडिएट हेडविंड्स आई थिंक दैट दे मे फेस बिकॉज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो थोड़ा उसके अंदर शायद एक थोड़ा हेडविंड आ सकता है, बट अदरवाइज दिस इज रिमेनिंग एब्सोल्युटली कन्विंसिंग स्टोरी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देवेन जी, कॉलेज में कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, बताएंगे जरा? मैं एक टॉपिक पे आने वाला हूँ। सबसे पसंदीदा बाइक कौन सी थी आपकी उस वक्त? मैंने इतनी बाइक यूज नहीं की है, बट आई थिंक जब भी मुझे फर्स्ट टाइम लाइसेंस मिला कॉलेज के बाद, कॉलेज में एंटर होने के बाद में, तभी वो समय के अंदर बजाज की कावासाकी थी और एक टीवीएस सुजुकी बाइक हुआ करती थी। तो वो बाइक दोनों मैंने ओन की है,
बट बहुत कम समय के लिए मैंने यूज की थी वो बाइक्स। हाँ, ओके। अच्छा, अब एक एक होता है ना, एक ड्रीम को फुलफिल करना। आपको मतलब ग्लोबली सबसे जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स थे, आई मीन हार्ले डेविडसन, अब 2.25 लाख की रेंज में जब लॉन्च हो रही है भारत में, ये डिफरेंट थीम है ऑल टुगेदर, जो कि शायद भारत में कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आई मीन अब इसके मायने हीरो मोटोकॉर्प के लिए, बजाज ऑटो के लिए है क्या? कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों लॉन्चेस को? इनफैक्ट आई थिंक मैं हमेशा एक चीज का बिलीव करता हूँ कि बजाज ऑटो ने जो हिसाब से 2006, 7, 8 के अंदर एक अप्रोच लिया था कि दे विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 100 cc motorcycles and they'll be concentrating on the power motorcycles which is 125 cc and subsequently 150 cc motorcycles. And thereafter subsequently KTM आने के बाद उनके पास 200 cc motorcycles and even 400 cc motorcycles are also there in the portfolio. तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे रोड बनते गए, जैसे जैसे इंडिविजुअल के हाथ में स्पेंडिंग पावर बढ़ता गया, जैसे बैंक के रेट कम होते गए, तो शायद ये एक चीज संकेत दे रही थी कि आई थिंक द पावरफुल बाइक्स आर हियर, आर देयर टू गिव द लार्जर ग्रोथ टू द कंपनीज। ये बाइक वॉल्यूम के साथ में नहीं ग्रो होते हैं, बट एट द सेम टाइम वैल्यूज के साथ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ है एज फार एज बैलेंस शीट्स आर कंसर्न। So that is what also we have seen in case of Bajaj. For 15 years, I think they have been demonstrating sustainable higher margins in this particular bikes. अभी ये समय जो आ रहा है, हार्ले डेविडसन का आ रहा है या ट्रायम्फ का आ रहा है या हक्स वाला बजाज की जो बाइक लॉन्च हो रही है, पहले केटीएम हुई थी, ये सब जो बाइक है, दिस आर बेसिकली आई थिंक पोजिशनिंग देमसेल्फ इनटू मच लार्जर ब्रैकेट्स। वहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा, बट एट द सेम टाइम दे विल बी हाई वैल्यू and they'll be highly profitable vehicles. I would remain particularly very bullish about the strategy of Bajaj because at the far end they are having Husqvarna, then they would have Triumph, and then they are having KTMs, and then the Pulsars and the Discovers. So जो मार्केट को जो कैटेगरी चाहिए, 4 या 5 कैटेगरी, ये सब कैटेगरी के अंदर बजाज इज रिमेनिंग प्रेजेंट एंड विद अ गुड अमाउंट ऑफ क्लैरिटी. I would remain relatively more bullish about the prospects of Bajaj Auto at this point of time. ओके, मतलब बिल्कुल क्लियरली अगर आप देखें, क्लियर थॉट्स से आपके, बजाज ऑटो पे आप सुपर बुलिश हैं, उनकी स्ट्रेटजीज और आई थिंक उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस से। देवेन जी, कल लोरा डेवलपर्स ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, वो स्ट्रॉन्ग भी था, और आज आप देखिए रियल स्टेट पे ऑलमोस्ट डेकेड हाइट पे ट्रेड कर रहा है। डेकेड क्या मतलब, लगभग 12-15 साल के हाईएस्ट रेट पे, रेंज पे ट्रेड कर रहा है। लोग डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सब में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है। अभी आप रियल स्टेट स्पेस पे क्या अप्रोच रख रहे हैं? कोई स्टॉक जो मार्क कर पाए आप, या फिर रियल स्टेट एंसिलरी या फिर एचएफसीज में? तो आई थिंक रियल एस्टेट की जो तेजी है, वो तेजी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की नहीं है। मैं जो हिसाब से देख रहा हूँ, ये तेजी मुझे लगभग अगले 5 साल तक क्लैरिटी मिल रही है। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देखें, आई थिंक द मेट्रो सिटीज देखें, बियॉन्ड मेट्रो सिटीज हम लोग देखते हैं, everywhere I think the new constructions are coming up. People are shifting from the smaller houses to the mid-size houses to the larger houses. ये ट्रांजिशन प्रोसेस भी चालू है। मेट्रोस के अंदर आई थिंक द प्रीमियम हाउसिंग की तरफ ट्रेंड चालू है। मेट्रोस के बाहर जाते हैं तो आई थिंक लार्जर हाउसेस के ऊपर ट्रेंड है। उससे नीचे जाते हैं तो मिड साइज हाउसिंग के ऊपर ट्रेंड है। एंड आई थिंक ओवरऑल द अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड ओवरऑल आप पूरी कंट्री के अंदर हम देख रहे हैं। तो इन ईच ऑफ दी सेगमेंट्स आई थिंक द रियल एस्टेट स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से डिमांड सिनेरियो बरकरार है। फॉर्चुनेटली जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है, उसके अंदर से कारोबार जुड़ा हुआ है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास लैंडिंग करने की क्षमता अभी बढ़ती जा रही है। जैसे थोड़ी टाइम पहले हमने एचडीएफसी बैंक की बात की। मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ लैंडिंग एबिलिटी ऑफ दिस बैंक्स एंड बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट का कारोबार आगे के समय के अंदर सुरक्षित रहेगा। शायद क्वार्टरली बेसिस के ऊपर थोड़े अप्स एंड डाउन स्विंग मिल सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ में उनका सेल्स जुड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मोर स्टेडियर ग्रोथ विल बी अवेलेबल फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऐसा मेरा मानना है। एंड सिलेक्टिवली सम ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल सप्लाइंग कंपनीज, इसके लिए भी आई थिंक एक थोड़ा समय अच्छा रह सकता है। बट वी वुड रिमेन वेरी बुलिश अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन जनरल। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पर अच्छे मूव्स। अच्छा, अब एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया में पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ट्रैक्शन है, हालांकि पेनी स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। देवन, मिड कैप आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस समय? So Anuj, I think that some of the companies' businesses which we like, I think are L&T Technologies, Cyan Technology,
टाटा एलेक्सी and KPIT. ये जो each of these companies which I spelled out, I think each of these companies have some niche play to offer in respective segment of the business. और fortunately because of the niche offering that they are having, उनके जो customer segment है वो उनके साथ में काफी हद तक अच्छे तरह से जुड़े हैं and they are giving you them the repeat businesses. Fortunately, because of the niche offerings that they are having, they are not facing extremely high amount of competition for winning the contracts. And as a result of which, I think they are getting a sustainable flow of larger contracts, I think, to them on a systematic basis. मैं ऐसा समझता हूँ कि some of these companies which we are tracking, where we are relatively higher conviction, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि करीबन 25 से 30% इवन सम केसेस 35% का रेवेन्यू ग्रोथ हम देख रहे हैं because of the contracts that they have signed. So we will remain particularly bullish about them. However, in the near term, some of these companies have actually achieved their price target. As a result of which, I think they may struggle to score higher amount of price, I think, as far as the market is concerned. But their profit and the ability to generate higher profits in next 3 to 5 years would remain extremely high, and that is where we are convinced. Maybe I think corrective market के अंदर कभी opportunity मिलती है, जैसे लास्ट फरवरी और मार्च में मिली थी अभी 4 महीने पहले, वो अपॉर्चुनिटी शायद हमें मिलती है, तो इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर some of these companies would remain really an attractive proposition to buy in the portfolio. अच्छा देवेन भाई, लास्ट प्रश्न पूछूंगा पे। आई मीन फार्मा तो खैर डी हाई पर है, इस दौर के हाई पे है, अप्रैल मई जून में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, बट सुपर वेल्थ क्रिएटर रहे या फिर हायर लेवल्स पे सस्टेन रहे सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स, लुक एट अपोलो क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, मैक्स, फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, और इसमें से आपका टॉप स्टॉक कौन सा होगा? और एक और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक फिर मूव आ रहा है। अभी 4-5 रोज पहले हमारे डॉक्टर लाल पैथलेब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जो अब नॉन कोविड रेवेन्यूज हैं वो थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, टेस्ट पर क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग भले कैसी हो। आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल स्टॉक और प्रेफर्ड डायग्नोस्टिक स्टॉक कौन सा होगा इस वक्त? तो हमने हॉस्पिटल और डायलिसिस से तो वो काफी नजदीक से स्टडी किया है और we find a good amount of prospects in them. But I think ऐसा एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टॉक्स they have I think a typical character of higher amount of capital infusion requirement from time to time for expansion of the bed capacities. And as a result of which, I think the number of beds that they have to increase from time to time, that is basically, I think, resulting into the cash flows getting deployed for further expansion, which is not bad. But at the same time, as an investor, I think आपको जो free cash flow का invest advantage जितना मिलना चाहिए, वो advantage ये business के अंदर शायद आपको नहीं मिल सकता है. So as a preference, we go towards those businesses where I think the companies are expanding, but at the same time they are generating free cash flows. So as an investor, I think we get the higher amount of return in our portfolio. So maybe I think our preference stays with more API companies, companies which are having CRAMS business within the basket of pharmaceuticals and the healthcare. We find I think this particular proposition more appealing than merely the hospital stocks or the diagnosis stock. ये स्टॉक्स शायद कभी वैल्यूएशन से कम होते हैं तो डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है टू ट्रेड एट द लोअर वैल्यूएशन, बट अदरवाइज फॉर सस्टेन ग्रोथ वी फाइंड आवरसेल्फ मोर कंफर्टेबल विद द कंपनीज व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन एपीआई एज वेल एज इन क्राइम्स बिजनेस. ओके, चलिए देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वीरू और मुझे भी दीजिए इजाज़त। और निफ्टी एट डेज हाई देखिए 19,460। एक आज जो समय हमारी ट्रेड थी, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और पहले डिप पर या पहले ओपन पर बाय करिए।